News 18 India। नमस्कार, आप सभी का न्यूज 18 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। 5 बज रहे हैं और ये वक्त आपकी और हमारी मुलाकात का है। आप जानते हैं 5 बजे गूंज की शुरुआत हो गई है। रोज 5 बजे आपसे यहाँ मुलाकात होगी। मंच होगा सबसे बड़े मुद्दे का और गूंज होगी तथ्यों की। हर एक को मौका मिलेगा व्यूअर्स तक अपना पक्ष पहुंचाने का। वो मौका आप खुद देखेंगे। कम्युनिकेशन वन वे नहीं होगा, इसमें आपकी भागीदारी भी होगी। आप व्यूअर्स हैं जो कि वोटर भी हैं और आप अपना सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब अगर आपको पसंद आए तो क्या पता ये व्यूअर उस पार्टी का वोटर बन जाए। पार्टी के दिग्गजों को आपके सवालों का जवाब देना होगा। हम जानते हैं आपका वक्त बहुत कीमती है और इसीलिए हर मिनट हर एक सेकंड का यहाँ हिसाब हमने रखा हुआ है। चीख पुकार तो आप हर जगह सुनते होंगे, सुनते आए होंगे, लेकिन यहाँ गूंज होगी, दलीलों की गूंज होगी, लॉजिक की गूंज होगी। बस अब कुछ दिन बचे हैं। आप जानते हैं देश चुनावी रंग में रंगने वाला है आधिकारिक तौर पर। 2024 का मुकाबला अब और दिलचस्प होने जा रहा है। कल आपको पता है इंडिया गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों ने यूपी में आपस में सीट शेयरिंग कर ली। गठबंधन के हिसाब से 62 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार अपने कैंडिडेट जो है वो लड़ने वाले हैं, जबकि एक सीट भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के लिए छोड़ दी गई है। ठीक है भाई, अब आप दिल्ली आ जाइए। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो गया है। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटें कांग्रेस के नाम है। कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की महाराष्ट्र में लगभग बात बन ही गई है। तो कुल मिलाकर जिस इंडी गठबंधन के छिन्न भिन्न होने की अटकलें थी वो अभी सांसें ले रहा है। तो फिर सवाल यह है कि 2024 में कश्मीर से कन्याकुमारी कौन भारी? आंकड़े क्या कहते हैं? अब जरा उन आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आज की तारीख में यहाँ इस बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, आज की तारीख में इंडी गठबंधन कहां पर नजर आ रहा है। बंगाल में देखिए कहां है उसकी गूंज। ये 2024 में 400 पार वाला जो सवाल है उसमें बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर पाएगी, क्योंकि अगर मैं 2019 की बात करूं तो कुल सीटें थी 42, टीएमसी के खाते में 22, बीजेपी ने 18 पर अपने कैंडिडेट्स को जीत हासिल करवाई थी और कांग्रेस के खाते में 2 आई थी। ये पश्चिम बंगाल का मुकाबला था। गठबंधन पर ममता बनर्जी ने पहले मोहर लगाई थी और अब क्या कहा है, भाई हम तो एकला चलेंगे। संदेश खाली के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों जो है अलग थलग पड़ गए। बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और आपके सामने ये आंकड़ा है 2019 लोकसभा चुनावों का। अब इससे आगे बढ़िए आप, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को लगता है कि उसकी टैली बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो बिहार की इस वक्त तस्वीर है उसने सबको खेला वाली याद दिला दी है। यहाँ गठबंधन बिखर चुका है। इंडी गठबंधन नीतीश बाबू 1 दशक में 5 बार और 2 सालों में दूसरी बार यू टर्न ले चुके हैं। बीजेपी का साथ उन्होंने थाम दिया है। गठबंधन ने इसी बीजेपी प्लस यानी नीतीश बाबू और बीजेपी ने कितनी सीटें हासिल की थी? 40 में से 39 सीटें बीजेपी के पास थी। कांग्रेस के पास केवल 1 सीट आई थी और इसीलिए यहाँ पर इंडी गठबंधन की राहें आसान नहीं है। मुश्किल बीजेपी ने यहाँ खड़ी कर दी है नीतीश बाबू को साथ मिलाकर। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग अभी होना बाकी है, मत भूलिएगा। दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी लगभग तय है। कैसे? आप देख लीजिए, पिछली बार यहाँ पर दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन सारी की सारी सीटें यानी 7 की 7 सीटें किसने जीती? कांग्रेस ने। आप प्लस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इस बार यहाँ पर दिख रहा है। महाराष्ट्र लेकर चलती हूँ। महाराष्ट्र में तो मुकाबला गजब का है, क्योंकि महाराष्ट्र की चुनावी पिक्चर जो कभी 2019 में हुआ करती थी वो बिल्कुल बदल चुकी है। ये सीटों के मामले में आप देखिए, यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। 48 सीट्स, 48 सीटें आती है। दोनों तरफ के गठबंधन में अभी कुछ भी फाइनल नहीं है और महाराष्ट्र में तो आप जानते ही हैं कि कैसे एक पार्टी 2 खेमों में नजर आ रही है, बढ़ चुकी है और एक नहीं 2-2 पार्टियां
इस वक्त 4 कोनों में खड़ी नजर आ रही है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ में थे, अब शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी टूट चुकी है, एक धड़ा कांग्रेस के साथ है और दूसरा बीजेपी के साथ जा खड़ा हुआ है। पिछली बार क्या हुआ था महाराष्ट्र में? बीजेपी ने अकेले दम पर 23 सीटें जीत ली थी, जबकि गठबंधन के साथ उसकी सीट कितनी थी? 41। कांग्रेस और एनसीपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। अब सीटों के मामले में भारत के सबसे बड़े राज्य का मैं रुख करना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश। कुल सीटें 80 है, बीजेपी प्लस 64 सीटें, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस 1, यहां पर उसे आप इग्नोर कीजिएगा, कांग्रेस के खाते में 1। 2019 में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी। दिलचस्प बात यह है कि 62 सीटों पर ही इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। मैं फिर कह रही हूँ, टेक्निकल एरर है, इसे आप इग्नोर कर दीजिए। कांग्रेस के खाते में 1 आई थी। यूपी के दोनों लड़के एक बार फिर से साथ आ चुके हैं। अखिलेश को अपने पीडीए वाले कार्ड पर गुमान है, जबकि नरेंद्र मोदी को अपने विकास पर विश्वास है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद उनके पोते जो है वो जयंत सिंह इंडिया अलायंस को गुड बाय कह चुके हैं, अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, यहां भी पिछली बार कांग्रेस का सफाया हो गया था। पिछली बार बीजेपी 303 सीटें जीती थी। उत्तर भारत कई राज्य अपने वहां पर उत्तर भारत में ऐसे हैं जहां की 210 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 198 सीटें आई थी। अब 2024 में कितनी आएंगी? ऐसे ही और छोटे बड़े राज्य में इस बार बीजेपी के लिए क्या क्या गुंजाइश है? पूर्वोत्तर में क्या होगा? दक्षिण भारत में चुनौती क्या है? क्या बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें ला सकती है? एनडीए गठबंधन क्या वाकई 400 सीटों पार जा सकता है? इस मुद्दे पर आज की सबसे बड़ी गूंज, कश्मीर से कन्याकुमारी कौन भारी? तो आज का मैं करूं शो, उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनाना चाहती हूं, जिसमें उन्होंने 370 सीट और 400 पार वाला टारगेट जनता के सामने रखा। राहुल गांधी की रणनीति क्या है वो भी आपको देखनी चाहिए। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मेरे 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। तो यह पक्ष वर्सेस विपक्ष है। सवाल यह है कि बीजेपी कहां कमाल कर सकती है, कहां बेहतर कर सकती है, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी टक्कर कहां है और कहां अपने प्रदर्शन को अगर बरकरार रखे तो उसकी 370 सीटें आ सकती है। 2019 में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जीती थी, गुजरात में 26 में से 26 सीटें जीती थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीती थी, उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें, कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें, उत्तराखंड में गजब का प्रदर्शन रहा, 5 की 5 सीटें, झारखंड में 14 में से 11 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें, पूर्वोत्तर में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, असम में 14 में से 9 सीटें, त्रिपुरा में 2 की 2 सीट जीती। बीजेपी 400 सीट पार के लिए सिर्फ अपना प्रदर्शन ही बेहतर नहीं करना चाहती है, बल्कि एनडीए का स्ट्राइक रेट भी उठाना चाहती है। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट में एनडीए का स्ट्राइक रेट क्या था पता है आपको? 94%। ये साफ साफ क्लीन स्वीप था। कई और राज्य है जहां बीजेपी के लिए आगे बढ़ने की गुंजाइश है। ओडिशा में 21 सीट है, पिछली बार बीजेपी यहां 8 सीट जीती थी। एक ऐसा सूबा है ये जहां बीजेपी के लिए आगे बढ़ने के चांस है। महाराष्ट्र में गठबंधन साथियों के साथ वो 45 सीट जीतने का टारगेट लिए हुए हैं, लेकिन इतना आसान होगा क्या अभी कह नहीं सकते। 370 सीटों के लिए बीजेपी के पास उम्मीदें तो बहुत है,
2019 में बीजेपी जिन 133 सीटों पर हारी थी, उनमें वो 72 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, याद कीजिए। यानी इन 72 सीटों पर अगर बीजेपी मेहनत करती है और साथ में पिछली बार जीती हुई 303 सीटों को बरकरार रखती है, तो 370 सीटों का आंकड़ा और फिर उसके करीब पहुंचना बीजेपी के लिए मुमकिन हो सकता है। उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में भी बीजेपी क्या कर सकती है, आपके लिए हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है। ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तीनों राज्यों में ना तो बीजेपी के पास एक सीट है, ना उसका वोट प्रतिशत कुछ खास है, सिवाय कर्नाटक और कुछ हद तक तेलंगाना की बात कर लीजिए। बीजेपी हर जगह बुरी तरह जूझने वाली हालत में इस वक्त है। 2019 में केरल की 20 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 13% था, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। तमिलनाडु की 39 सीटों पर बीजेपी को 3.62% वोट मिले, सीट एक भी नहीं मिली। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर बीजेपी को 1% वोट नहीं मिला, सीट भी नहीं मिली। हाँ, कर्नाटक में बीजेपी ने कमाल किया, कमल उगा। 2019 में बीजेपी ने वहां की 28 सीटों में से 25 सीटें जीत ली। बीजेपी को करीब 51% से ज्यादा वोट वहां मिले। तेलंगाना में भी बीजेपी ने 4 सीटें जीती, 20% वोट मिला। लेकिन अब इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इसीलिए मुकाबला जो यहां पर है वो बहुत मजेदार हो सकता है। हमने आपको गूंज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की क्लियर पिक्चर बता दी है, एक एक स्टेट गिना दिया है, लेकिन सवाल मन में बाकी है अभी भी। और सवाल क्या है कि 2024 में होगा क्या? सवाल है कि इंडी गठबंधन जितना भी बचा है, क्या वो 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा? गूंज में आज के सबसे बड़े सवाल आपके सामने रख रही हूं। ये सवाल आपके सामने कि नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन क्या हरा पाएगा? सवाल यह कि क्या 2024 में बीजेपी 370 सीटें जीत पाएगी? सवाल यह कि क्या आधे अधूरे गठबंधन से कांग्रेस वो जीत हासिल कर पाएगी जिसका वो सपना देख रही है 2014 से? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के बड़े चेहरे। बीजेपी से अजय आलोक हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ है, एआईएमआईएम से वारिस पठान हमारे साथ है और हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोहित अग्रवाल भी आरएलडी से अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आज मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपसे भी। सवाल इसलिए आपसे क्योंकि आप तो वोटर हैं, आपकी राय बहुत जरूरी है। न्यूज 18 इंडिया ने ट्विटर पर एक पोल शुरू किया है और सवाल यह है कि क्या एनडीए को इंडिया हरा सकता है? हां, नहीं, कह नहीं सकते। आप ट्विटर पर जाकर, एक्स पर जाकर, न्यूज 18 इंडिया के पेज पर जाइए और इस पोल में हिस्सा लीजिए, अपनी राय दीजिए। अंत में मैं इसका रिजल्ट आपके साथ साझा करने वाली हूं। और दर्शकों को मैं जल्दी से बता देना चाहती हूं, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम अलग अलग राउंड में गूंज की डिबेट करेंगे। पहला राउंड होगा पक्ष विपक्ष राउंड, पक्ष विपक्ष की गूंज, सबको 1-1 मिनट का मौका मिलेगा। और उसके बाद एंट्री होगी गूंज के एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट की गूंज आप सुनेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि पक्ष सही कि विपक्ष सही। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड पर पहुंचेंगे हम और उस नेक्स्ट राउंड में हम वोटर्स जो कि व्यूअर्स हैं हमारे और पार्टियों के वोटर हैं, उनका सवाल इन तमाम स्पोक्सपर्सन से पूछेंगे। और फिर एक फ्री हिट होगा, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को मौका मिलेगा कि वो अपना सबसे तगड़ा जो शॉट है, पॉलिटिकल शॉट, वो खेल सकता है अपने ओपोनेंट के लिए, उसे मौका मिलेगा। और फिर आपके सामने पोल रखा जाएगा जिसमें आपने भागीदारी निभाई है। तो पक्ष विपक्ष राउंड की शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान साहब, अजय आलोक साहब हमारे साथ, अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। शुरुआत अजय आलोक आपसे कर रही हूं, 1 मिनट आपके। ये बताइए 370 लाएंगे कैसे?
सबसे पहले तो रूबिका जी आपको बहुत बहुत बधाई मेरे घर में आने के लिए, और आपके साथ पहली बार शो कर रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। शुरुआत करता हूँ इससे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश प्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? वो जिसने हर पल काम किया, विघ्नों में रहकर भी नाम किया। तो विघ्न में रह के पिछले 10 साल से काम हम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। पूरे भारत का विश्व पटल पे नाम मोदी जी कर रहे हैं, हम बीजेपी कर रही है। हर नए नए भूखंड पे जाके जहां पे बीजेपी कहीं नहीं थी, पिछले 10 वर्षों से लगातार जीत हम रहे हैं। 303 में से 224 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ऊपर वोट हम ला रहे हैं, और तब भी रूबिका ले आकर पूछ रही है कि 370 कहां से लाएंगे? बड़ा आश्चर्य है मुझे। दूसरी बात, रूबिका जी, ये जब चुनाव आते हैं ना, तो चुनाव थोड़ा बारिश की तरह होते हैं, तुरंत मेढक लगते हैं टर 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 करने के लिए। तो ये सब जितनी ये घमंडियों की सुगुगाहट हो रही है ना कि यहाँ अलायंस हो गया, वहां अलायंस हो गया, दिल्ली में हो गया, टाइम ओवर, यूपी में हो गया, 17 सीट, टाइम ओवर। अब आप कह रहे हैं अजय आलोक, फिर भी रूबिका लियाकत पूछ रही है। भाई वोटर तो आपसे सवाल पूछेगा ही ना, इतना जल्दी आप पे कैसे विश्वास कर लेगा? अनुराग भदौरिया जी, मेंढक बता दिया आपको, आपके रंग को देखकर तो नहीं कह रही है? देखिए, इनका काम बता दे रहा हूं, इनका काम क्या है। पीएम आवास की आश लगाए दादी माँ, घूसखोरों के सामने हुई लाचार माँ, बेटों की नौकरी का बस करती रहती है इंतजार, और ये कहते हैं जोर से बोलो 400 पार। जो चंडीगढ़ में 8 वोटों के लालच में कर रहे नियम तार तार, वो दावा कर रहे हैं 400 पार। ये तो हद है मेरे यार, कमाल है। जोर से बोलो 400 पार। भाईचारे के इमोशन पे हुआ अत्याचार, समाज में बढ़ रहा भ्रष्टाचार, किसान पे हो रहा आंसू गैस का भार, नैतिकता हो रही शर्मसार, ये कहते हैं जोर से बोलो 400 पार। रुपए पे डॉलर हुआ सवार, आतंकवाद ने की हद पार, काला धन नहीं आया मेरे यार, जोर से बोलो 400 पार। अस्पतालों में स्ट्रेचर तक मिलना हुआ दुश्वार, गरीबों पर है भूख की मार, पढ़ाई दवाई हुई महंगी मेरे यार, फिर भी कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। छुट्टा जानवर चर गए खेत, सांडों ने रास्तों पे किया चलना नागवार, देश का हुआ बंटाधार, ये फिर भी कह रहे हैं जोर से बोलो 400 पार। अरे मैं जोर से बोल रही हूँ, आप हो गए 60 पार। टाइमर 60 के ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अरे क्या कविता है प्रभु, उत्तर प्रदेश में गजब की कविता है। मतलब मुझे नहीं पता था। मैं हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है लपेटे में नेताजी, आप तो कई बार वहाँ गए होंगे, पर आप आज पड़ोस वाले को लपेटे में ले रहे हैं, वो भी गा कर, गुनगुना कर। इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगी, लेकिन हमारे साथ वारिस पठान भी। और देखिए, चौथे बॉक्स में आपको इस वक्त एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं। प्रदीप सिंह साहब एक्सपर्ट हैं गूंज में, और उनकी गूंज आपको अब से कुछ ही देर में सुनाई देगी। लेकिन 1 मिनट, वारिस पठान, दोनों कह रहे हैं, एक कह रहा 400 पार, दूसरा कह रहा है कैसे लाओगे भैया, हो जाएगी आर पार। अब आप बताइए, आप तो इन दोनों में से किसी के नजदीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल रूबिका जी, हम तो ना ये एनडीए का हिस्सा है, ना ये INDI ये अलायंस का हिस्सा है, क्योंकि इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स हैं। लेकिन हम तो लड़ेंगे, और हमारा तो पहले से मंशा, इरादा, इंटेंशन एक ही है कि किसी भी तरह बीजेपी हारे और तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना बने। हम ये इंश्योर करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। मगर देश किस दिशा में जा रहा है वो तो आप देखिए ना। जो INDI के अलायंस वाले हैं, ये लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे भर भर के मुसलमानों के वोट लिए। उसके बाद हमको बोल रहे थे ये बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट मत देना, इनको अगर वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। अब वही जो लोग हमको भर भर के बी टीम बोल रहे थे, वो तमाम मुसलमानों के सेक्युलरिज्म के नाम वोट लेकर जमा किए और चले गए, सबके सब बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। अब महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है कि बीजेपी की असली बी टीम कौन है। ये लोग हैं, और जनता बराबर जवाब देगी। देखिए, हम पिछली मर्तबा 2019 का जब चुनाव आया रूबिका जी, हम पूरे देश के अंदर 3 सीटों पे लड़े। असद साहब लड़े हैदराबाद से, अख्तर साहब लड़े बिहार किशनगंज से, इम्तियाज भाई लड़े। वारिस भाई, वक्त हो गया, लेकिन 60 मिनट में भी आपने इन दोनों से तो दूरी बनाई, लेकिन इस शब्द मुसलमान से दूरी ना बना पाए। और अगर यही काम अजय आलोक ने अभी कर दिया होता ना, हिंदू शब्द का इस्तेमाल, तो आप कहते कि ये देखिए, ये लोग तुष्टिकरण करते हैं, इन लोगों ने हिंदू मुसलमान किया हुआ है। लेकिन बहरहाल 1 मिनट, अब होगा एक्सपर्ट की गूंज का दौर, जहां पर एक्सपर्ट हमें बताएंगे कौन सच्चा कौन झूठा। प्रदीप जी,
तीनों को आपने सुना। देखिए रुबिका जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला तो जो है वो जनता करेगी, मतदाता करेगी। लेकिन इतना दो तीन चीजें मैं जरूर कह सकता हूं। अनुराग भदौरिया जी ने जिस तरह से राइम सुनाया, अगर उनकी पार्टी का, उनके नेता का जनता में प्रभाव होता तो इसका बड़ा असर होता। जो वो बातें कह रहे हैं, देखिए मुद्दे विपक्ष के पास उनकी कमी नहीं है। हर सरकार के खिलाफ मुद्दे होते हैं, हर सरकार की कमियां होती हैं, विपक्ष का काम होता है उनको उजागर करना। लेकिन बात ये आखिर में आती है कि उसका प्रभाव कितना पड़ा, क्या जनता उसको सुनने को तैयार है। जो आपके प्रोग्राम का नाम है उसी में जवाब है कि क्या जनता में उसकी गूंज सुनाई दे रही है आपके मुद्दों की। अगर गूंज सुनाई दे रही है तो आपको फायदा होगा, नहीं सुनाई दे रही है तो नहीं होगा। मैंने जितने चुनाव अपने जीवन में अभी तक देखे हैं जर्नलिस्ट के रूप में, आज का जो विपक्ष है वो सबसे कमजोर विपक्ष नजर आ रहा है। ओके प्रदीप जी, क्या होगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। वक्त जो है 60 सेकंड वो ऊपर हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से अब मैं डिबेट को ओपन कर रही हूँ और मैं यहाँ अजय आलोक और अनुराग भदौरिया, और उसके बाद ये राउंड होगा अजय आलोक और वारिस पठान के बीच में, लेकिन आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ। अजय आलोक, जवाब दीजिए, जनता के बीच आपकी गूंज है या ये आपका अहंकार है? नहीं, अहंकार तो हमें होता ही नहीं है। ना जीत पे हमने अहंकार करते हैं और ना हार में हम जनता को कोसते हैं, जैसा कि जनता देख रही है पिछले 5 सालों से कि जनता को कैसे कोसा जा रहा है। अनुराग भाई ने बहुत अच्छी तुकबंदी की, बहुत अच्छा तुकबंदी किया, लेकिन एक लाइन गलत बोल गए अनुराग बाबू। माँ बेटे की नौकरी का कर रहे हैं इंतजार। अखिलेश बाबू माँ बेटे की नौकरी का इंतजार कर रहे थे। सुनिएगा जरा, कौन है ये माँ बेटे जिसकी नौकरी का इंतजार अखिलेश बाबू कर रहे हैं? अब पूरे इंडिया उसी माँ बेटे की नौकरी करने के लिए मरा जा रहा है। इसी से तो देश को मुक्ति चाहिए गुरुदेव। कब तक करोगे एक परिवार की नौकरी, कब तक करोगे परिवार की चाटुकारी? तुम बड़े परिवार, हम छोटे परिवार, ये परिवार करके देश का कर दिया बंटाधार। आप लोग से मुक्ति का समय आ चुका है, अब मुक्ति की राह पे हम लोग चल चुके हैं। इस बार ताला लग जाएगा। जहां तक रही हमारी बात रुबिका जी, देखिए बड़ा सिंपल इक्वेशन है। 224 सीटों पे हम 50% से ऊपर हैं। जहां जहां इन अहंकारियों ने, जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल लेता हूं, देख रहा हूं मैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कांग्रेस को दी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों का वोट जोड़ लीजिए, इससे ज्यादा वोट तो कोई जन्म में नहीं मिलेंगे इनको, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि दोनों जब साथ आएंगे तो बहुत लोग एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, वो ना चाहते हुए वोट नहीं देंगे गठबंधन को। ये हमने देखा है, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं है। दोनों का वोट जोड़ लीजिए, उसके बावजूद 1.5 से 2 लाख का मार्जिन है हमारे वोट इनके वोट में। दिल्ली की कोई ऐसी सीट नहीं है जहां 50-55% से नीचे हो। भरूच के ले लीजिए, भरूच में 55% पे है। कहां से लड़ेंगे? जो हमारी एग्जिस्टिंग सीट है वो तो है। हम इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं, हम यूपी में इंप्रूवमेंट करेंगे। 62 से 80 कह दिया, और 62 में तो आप अकेले लड़े, मतलब 40 से 40, इससे आगे की तो गुंजाइश है नहीं। 62 में से मैं कह रहा हूँ उसके पीछे एक कारण है। नहीं, एक सेकंड अजय आलोक जी, पहले जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कहाँ है? जिस भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी उन भ्रष्टाचारियों को, मां बेटे की नौकरी का इंतजार लगाती थी, या एक मिनट रुको, मेरे बोलने दो। देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे कैसे होगा भाई? एक एक करके बोलोगे तो समझ में आएगी ना बात। तो आप आदर जिसपे घोटालों का आरोप लगाते थे उनको अपनी पार्टी में ले आते हो। और परिवारवाद की बात कर रहे थे तो परिवारवाद में गिना दूंगा तो आप परिवारवाद गिन नहीं पाओगे। राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश से, उनका बेटा भी एमएलए है। कल आदरणीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा भी एमपी है, बेटा एमपी है और पोता यहाँ मंत्री है। और अपना दल के साथ, परिवारवादी पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हो यहाँ पे। आप यहाँ अगर निषाद पार्टी के साथ आप सरकार चला रहे हो यहाँ पे, अगर पासवान जी के साथ आप खुद ही सरकार चलाने में लगे पड़े हो, एनसीपी और शिवसेना के साथ, क्या परिवारवादी पार्टी नहीं? चौटाला परिवारवादी पार्टी नहीं? अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। कितने गिनोगे चीफ मिनिस्टर जिनके बेटे आपके साथ है? तो परिवारवादी पे मत बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा कि एक दादी माँ से, एक भारत की दादी माँ से आपने 30,000 रुपए घूस लिए आपकी पार्टी ने, और मात्र 1,30,000 का पीएम आवास देने के लिए ये दादी माँ का सम्मान कर रहे हो आप देश के अंदर में? इसमें शर्म आनी चाहिए आपको। आप सुनिए ना, आज सवाल की गूंज क्या है? अनुराग जी सुनिए, हाँ मैं आपको पूरा मौका दूंगी। यहाँ कोई ऐसे रोक टोक नहीं होगी, पूरा मौका दूंगी। कोशिश यही है कि जनता के पास आपका पक्ष भी जाए और सामने वाले का भी। मुझे ये बताइए, आप जीतेंगे कैसे? मैं कह रही हूँ अजय आलोक को झूठा साबित कीजिए, मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ। कैसे करेंगे? कोई रोड मैप तो होगा ना?
तो झूठा, मैंने कहा ना जनता के साथ हमारा गठबंधन है। ये घूस ले रहे हैं दादी माँ से, तो दादी माँ इनको वोट दे देगी क्या? आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। ये लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने में लगे। चंडीगढ़ में आपने देखा नहीं किस तरह से आपने 8 वोटों को क्रॉस किया। हाँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि नहीं आया? तो रद्द हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा से नहीं, तो इसी अन्याय कर रहे हैं। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि ये अन्याय जो है इनको हरा देगा। ठीक है, 10 सेकंड अजय आलोक, देन वारिस पठान। बोलने दीजिए, आप टोकी मत। महंगाई, समस्या, किसान पे आंसू, ये जो गूंज है, डिबेट शो है ना, क्या ये बड़ा टाइमली किस्म का है। सुनिए ना, कॉम्पैक्ट बहस होगी यहाँ पे, भाषण नहीं होगा ना, कॉम्पैक्ट बहस होगी। कॉम्पैक्ट मैं कह रही हूँ, 2020 का मैच है ये, टेस्ट मैच थोड़ा ही है। 2020 पॉइंट पे पॉइंट अपने रखिए, मैं तो पूरा मौका दे रही हूँ। 10 सेकंड अजय आलोक, उसके बाद वारिस पठान। देखिए रूबिका जी, आपके दर्शकों को साफ बता देता हूं कि अब कोई भी टीपू इस देश का सुल्तान नहीं बन सकता है, इसलिए गलतफहमी काम खत्म कर देगी। कोई टीपू अब इस देश का सुल्तान नहीं बन सकता है। वारिस पठान सुन लिया, ये तो आपका पिच है, मस्ती से खेल सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो सुना, देख रहा हूं किस तरह से जुगलबंदी चल रही है ए टीम और बी टीम के बीच में, दोनों की। दोनों भी, ये बीजेपी हो या ये आई इंडिया हो, एक ही सिक्के के दो पहलू। रूबिका जी सब बात कर लिया। अनुराग भाई जरा बात बता दो ना, यूपी में तो भर भर के 90% मुसलमानों के वोट आप लोग ने ले लिए। राज्यसभा का टाइम आया तो एक भी आपको मुसलमान आदमी नहीं दिखा पूरे उत्तर प्रदेश में जिसको आप भेज सको। इसीलिए थप्पड़ की गूंज का जवाब दिया जाएगा चुनाव में, भर भर के जवाब दिया जाएगा चुनाव में। आपके आरएलडी भी थे, मिलके वोट लिया। और बीजेपी की तो बात ही क्या कर रहे हैं अंजना, रूबिका जी, ये लोग तो अगेंस्ट में ही है ना पूरे मुसलमानों के। ये तो मुसलमानों के खिलाफ जंग सी छेड़ दिए। अरे इनको तो इतनी नफरत है कि बीजेपी का नेता जा सकता है, भड़काओ बचान दे सकता है, पब्लिक को भड़का सकता है, लोगों की दुकान को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है। मगर वहां अगर एक मुसलमान वारिस पठान जाने की बात करेगा तो उसको डिटेन करके अरेस्ट कर लेंगे। ये झूठे जुमलेबाज धोखेबाज लोग हैं। बीजेपी का ही तो फायदा कर रहे हैं ना वारिस भाई। अगर आपने इनको हराया, का फायदा कर रहे हैं, तो बढ़ गया ना, वोट तो बढ़ गया ना। चुनाव में नुकसान पे नुकसान। जुमला लोग देख रहे हैं इनका, किस तरह से एक मुसलमान को रोका जाता है वहां जाने से जहां पर बीजेपी के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। महाराष्ट्र के मीरा रोड की बात कर रहा हूँ, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। प्रदीप जी, ये मामला क्या मुसलमान वर्सेस मेजॉरिटी हो जाएगा? प्रदीप जी, 2024 डेवलपमेंट नहीं, देखिए बनाने की कोशिश होगी, माइनॉरिटी की बात करना कोई जुर्म और गुनाह तो नहीं है ना रूबिका जी। बिल्कुल, दोनों संप्रदायों तो माइनॉरिटी के भले की, ये लोग तो माइनॉरिटी का गला घोटने के चक्कर में दोनों संप्रदायों को इस कैसा चलेगा के पीछे की रणनीति समझ में आ गई, इसलिए वो इस बहकावे में, इस बुलावे में नहीं आने वाले। वो कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा भविष्य में कर सकता है, इसके आधार पर अपने वोट का फैसला करता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है कि विकास ने कभी चुनाव जितवाए हैं? प्रदीप जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, विकास ने कभी चुनाव जिताए? देखिए, विकास चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया क्योंकि लोग महत्वाकांक्षी हो गए। हाँ। चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का हो, या उससे छोटा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, जो भी जनप्रतिनिधि है उससे अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई है। इसलिए विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है चुनाव का। ठीक है, और इसीलिए अब हम दूसरे राउंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अनुराग जी, ये राउंड आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा गूंज का व्यूअर है ना, न्यूज़ 18 इंडिया का व्यूअर, वो आपका वोटर भी बन सकता है, लेकिन आपको उसके सवाल का जवाब देना होगा। आपका जवाब अगर उसे पसंद आया तो वोट आपका। कुल मिलाकर जवाब दो, वोट लो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राउंड, सुनिए क्या कहता है ये वोटर। मैं पटना से सुधीर गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि आप परिवारवादी से समाजवादी कब बनेंगे? अनुराग जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह करती है। सम्राट चौधरी जो वहाँ पे डिप्टी सीएम बने, उनके पिताजी सकनी चौधरी भी एमपी रहे हैं,
और ये राजनाथ सिंह जी या डिफेंस मिनिस्टर, उनका बेटा भी एमएलए है, कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा पोता भी मंत्री है, और लगातार ये परिवारवादियों के साथ सत्ता चला रहे हैं हर जगह पे। अपना दल परिवारवादी से आता है, उत्तर प्रदेश में सत्ता चला रहे हैं, एनसीपी शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सत्ता चला रहे हैं, और हरियाणा में चौटाला परिवारवाद सत्ता चला रहे हैं। इनके लिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद कुछ नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्तावाद है। इनको सत्ता कैसे मिल जाए, इसलिए हर आदमी को अपनाने को तैयार है। अनुराग जी, ये वोटर जो है, ये जो वोटर है ना, ये जो सुधीर गुप्ता को आप सुन रहे थे, ये आपके वोटर बन सकते थे। आपने तो उनको अजय आलोक समझ लिया और आप उनको जो है काउंटर करने लग गए। अरे भाई, उसके मन में कोई सवाल है तो उसको जवाब दो ना। वो कोई अजय आलोक थोड़ी है जो आप वहां पे काउंटर कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि आप परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं, उसका जवाब देंगे तो वोट जीत पाएंगे, वरना प्रभु ऐसा नहीं हो पाएगा। क्लियरली बता रही हूँ। पटना से सुधीर गुप्ता के बाद अगला नंबर है अर्पित का। दिल्ली से अर्पित एक सवाल पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं भाई? मेरा नाम अर्पित है और मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में 370 सीटों के लिए उनका क्या प्लान है, वो कैसे चलेंगे वो? हाँ, दक्षिण में मामला टाइट है, कैसे चलेंगे? नहीं अर्षद जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और पिछले 5 साल 10 सालों में जैसे आपने देखा होगा कि कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे अभी तेलंगाना में हाल में चुनाव हुए हैं, हर जगह हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है। देखिए, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में ये चुनाव परिणाम दिखाते हैं। भले हम सीट ना जीत पाए हों, सरकार ना बना पाए हों, लेकिन हमारे विश्वासों में कोई कमी नहीं आई है। कर्नाटका में हम चुनाव हार गए, लेकिन हमारा वोट शेयर वही रहा 36%। तेलंगाना में हम 7 से बढ़ के 14% हो गए। आंध्रा में भी हमारा गठबंधन अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहा है और हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। तमिलनाडु, केरला में आप देखिएगा 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज दक्षिण में तमिलनाडु और केरला से आएगा। मुझे लगता है अर्पित और सुधीर जी, आपको अपने अपने जवाब मिल गए होंगे। अब वारिस भाई, सवाल आपके लिए भी था, लेकिन कुछ तकनीकी खामी है, वो सवाल आप तक नहीं पहुंच रहा है। आप कहें तो मैं व्यूअर का वो सवाल आपसे पूछ लूं। पूछ लो, सवाल पूछो, जवाब देंगे। पर गारंटी नहीं है कि मैं आपका वोटर बनूंगा। अरे गारंटी, हमको आप वोट डालेंगे। देखो, हमको यकीन है आपके दिल में ऐसा आएगा कि इस मर्तबा आप विकल्प के तौर पर एमआईएम को वोट डाल देंगे। जहां भी राजस्थान में खड़े होंगे तो वहां डाल देंगे, दिल्ली में होंगे तो वहां डाल देगे। अच्छा, ये दोनों को आप वोट नहीं देने वाले। मुझे व्यूअर का सवाल ये है कि आप सिर्फ मुसलमान की ही तस्बीह क्यों करते हैं? हिंदुस्तान में बाकी धर्म नहीं है क्या? मैं इस व्यूवर जी को बोलना चाहूंगा, सर, हम मुसलमान, हमारे दलित भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई, हिंदू भाई, सबके लिए लड़ते हैं। जिनको ये बीजेपी ने अब तक दबा के रखा है ना, हम उनकी हक की बयानी करते हैं। हम मोदी की आंखों में आंख डाल के सवाल करते हैं। हम ही तो वो लोग हैं जब पूछते हो बताओ 15 लाख रुपया जमा होने वाला था, कहां हुआ? हम ही तो वो लोग हैं जो पूछते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, बताओ कितने युवाओं को रोजगार दे दिया आपने? हम तो वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना को चैलेंज करते हैं। अरे हम में ही तो ताकत है बीजेपी को हराने की। हमने तो हरा के दिखा दिया औरंगाबाद में 3 टर्म के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक झटके में हरा के दिखा दिया हमने। और इस मर्तबा भी याद रखिए, आपके व्यूअर जिसने सवाल किया उसको बोलना चाहूंगा, इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कम से कम 7 से 8 जगहों के ऊपर पूरे देश के अंदर कामयाबी मिलेगी। और हम लड़ेंगे इस मर्तबा। पिछली बार खाली 3 पे लड़े थे, इस मर्तबा यूपी में लड़ेंगे, महाराष्ट्र में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, तेलंगाना में लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। जहां जहां पार्टी डिसाइड करेगी लड़ेंगे। और आप लड़ते तो है मोदी के खिलाफ, लेकिन जिता जाते हैं मोदी को। माशाल्लाह, ये ऐसी नफरत तो मोदी जी चाहेंगे कि रोज करे मुझसे। ऐसी नफरत तो अनुराग भदौरिया चाहेंगे, भाई ऐसा है हमसे कर लो ताकि हमें ही जीत जाए। अरे ये तो कांग्रेस की ये अलायंस की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं मोदी जी के साथ में। मैं 30 सेकंड आप सबको दे रही हूँ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया। पहले 30 सेकंड में जवाब दीजिए। आप लोगों की वजह से मोदी जीत रहे हैं, अलायंस ना होता तो ना जीतते। यूपी में देखो ना कितनी बार अखिलेश हार गए। चेहरा कुछ है, बात कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं और वो करना कुछ और चाहते हैं। तो सबको पता है इस देश के अंदर में कौन ऐसे दल है जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की बात करते हैं। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। वो जब भी बोलेंगे विपक्ष के खिलाफ बोलेंगे। तो जो विपक्ष के खिलाफ बोलता है तो समझो उसकी नीयत क्या होगी। और आप समझ लीजिए वो चाहता क्या है।
दूसरी बात, जहां तक वो सवाल पीडीए का उठा रहे थे, तो मैं ये समाजवादी पीडीए पे डिपेंड है, पीडीए पे ही काम करती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा अगड़ा और आदि आबादी और आदिवासी। अगर आपको राज्यसभा में देखना है तो जावेद भाई हमारे अल्पसंख्यक से आते हैं, रामजीलाल सुमन हमारे दलित से आते हैं, प्रोफेसर राम गोपाल बैकवर्ड जी से आते हैं, और जया बच्चन फॉरवर्ड समाज से आती है। तो फिर क्या सवाल है इनका? तो इसके मतलब किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। जब ये पीडीए नहीं समझ पा रहे तो ये बैटिंग तो किसी की कर रहे हैं ना। आपको फिर क्यों हारे? ये पीडीए एनडीए को मूर्छित करेगा। एमपी हारे, उसके बाद में हारते जा रहे हैं। देखिए, हराने के लिए अकेले मैं आपको याद दिलाता हूं, आपके दर्शकों को भी याद दिलाता हूं। मैं बोलूं? हमारी वजह से जीत रहा है क्या? मैं आपके दर्शकों को भी याद दिला देता हूं। अभी आपने सवाल पूछा था विकास पे कोई बात नहीं कर रहा है। इस पूरे महागठबंधन महाघमंडियों का विकास के बारे में क्या नजरिया है, बस याद दिलाता हूं आपके दर्शकों को। आप भी थी वहां पे उसमें, इसलिए आपको भी याद होगा। विकास गांडो थायो छे, किसने कहा था 2017 में गुजरात में? विकास गांडो थायो छे। देश में अगर गुजरात विकास नहीं कर रहा था तो उस वक्त राहुल गांधी को नहीं दिख रहा था, और ऐसा दिखा 17 के बाद कि 22 में चुनाव कैंपेन तक में नहीं गए। जनता ऐसे सबक सिखाती है ऐसे आदमियों को। ये जो बैठे हुए हैं ना, इनको भी। अनुराग भदौरिया की तो बात का मैं जवाब ही नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। सपा की दुकान बंद होने वाली है, जीरो पे आउट होगी। अजय जी और वारिस भाई, आप दोनों का यार आना तो गजब लग रहा है। दुकान बंद कह रहे हैं आपको आउट कर देंगे, हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बहुजन समाज पार्टी के साथ ये लोगों ने क्या बोला है, गठबंधन करके कुल मिला के मुसलमान को वोट दिया, हरा नहीं सके, 4 मरतबा फेल हो गए। तो अब मुसलमान दलित भाई हमको वोट देगा, हम हराएंगे बीजेपी को। आ जाए लोग, नहीं, आप हराएंगे तो कैसे हराएंगे? ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट राउंड। लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट की गूंज। प्रदीप जी, आपने तीनों को सुना, आपने व्यूअर्स के क्वेश्चन को भी सुना है। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, एक तो इन प्रवक्ताओं के कॉन्फिडेंस के लिए ना मां कसम, मतलब कोई तोड़ नहीं है। वारिस भाई कह रहे हैं कि वो लड़े कितनी भी सीटों पर लेकिन हरा देंगे मोदी को, कसम से। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हम है ना यहाँ पर, पीडीए हरा देगा एनडीए को। अजय आलोक का कॉन्फिडेंस अलग ही 7वें आसमान पर है। आप देखिए, नेता जो बोल रहे हैं और जनता जो सवाल पूछ रही है, उनकी क्वालिटी का अंतर देखिए। नेता अपने रेटरिक पर डटे हुए हैं, यही उनका भाषण उठा के देखिए तो पिछले चुनाव में, उससे पहले चुनाव में, उससे पहले चुनाव में। जनता नया जानना चाहती है। नया क्या है आपके पास, विकल्प क्या है आपके पास, क्या अलग करेंगे आप जिसके भी विरोध में हैं, जहां भी, उससे बेहतर क्या करेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा और प्रभावी ढंग से बताना पड़ेगा कि लोगों को विश्वास, और उसका पूरा मौका दिया जाएगा। गूंज में इसीलिए तो कम मेहमान हैं, लेकिन बोलने का पूरा मौका है। वारिस भाई, अजय जी, अनुराग जी, प्रदीप जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ वक्त निकालकर दर्शकों के सामने अपनी बात रखने का। लेकिन आप लोग से विदा लूं उससे पहले एक और राउंड है, और ये राउंड था जहां जनता को वोट करना था, न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स को वोट करना था। और सवाल हमने क्या पूछा था? सवाल पूछा था, क्या एनडीए को इंडी गठबंधन हरा सकता है? नहीं कहने वाले 59% और हाँ कहने वाले 38%, कह नहीं सकते कहने वाले 3% है। इस पोल का नतीजा बताता है कि इंडी गठबंधन को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो वोटर्स हैं इस वक्त, हमारे व्यूअर, वो ये मानते हैं कि इतना मादा इंडी गठबंधन में नहीं है कि वो एनडीए को हरा सके। अब गूंज में हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे। आपका हर एक वक्त, हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, और इसीलिए एक नए तरीके की गूंज, एक नए तरीके का डिबेट शो आप रोज शाम 5 बजे देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर। नमस्कार।